नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला पर। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं तो एग्जाम में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आप काफ़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। वॉइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं। हमारे सारे चैप्टर्स हो गए, सिर्फ अब इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बाकी हमने सारे चैप्टर्स करवा दिए। जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए हैं उन सब का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। अब आज की क्लास के अंदर हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। इसका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। इस पूरे क्लास के अंदर हम जो है वो पढ़ रहे हैं कि जो है वो ओल्ड टाइम्स में प्रिंट कैसे होता था। तो ओल्ड टाइम में वो हैंड प्रिंट होता था और अभी जो प्रेजेंट है उसके अंदर प्रिंट कैसे होता है, ये आपका मशीन से होता है। तो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि हैंड प्रिंटिंग से मशीन प्रिंटिंग की जर्नी कैसे रही है। ये हैंड प्रिंटिंग की जर्नी आपकी चाइना से स्टार्ट होती है और मशीन प्रिंटिंग की शुरुआत आपकी यूरोप से होती है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इटली से होती है। फिर ये मशीन से जब प्रिंटिंग आने लगी इसी को हमने बोला प्रिंट रेवोल्यूशन। अब ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए वो हम देखेंगे। इसके इम्पैक्ट हम देखेंगे यूरोप में क्या हुआ और फिर हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ। ये पूरे पूरे मोटा मोटा पूरे चैप्टर की जर्नी है। पिछली क्लास के अंदर हमने जो है वो प्रिंट कल्चर की बात की थी। प्रिंट कल्चर की चाइना में बात की थी हमने, जापान की बात की थी, कोरिया की बात की थी और हमने यूरोप की भी बात कर ली थी। यहाँ तक अभी तक हैंड प्रिंटिंग चल रहा था। अब हम जो है वो मशीन प्रिंटिंग की बात करेंगे, मशीन प्रिंट। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है वो मशीन प्रिंट की बात करेंगे और फिर उसके जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ। मशीन प्रिंटिंग की वजह से प्रिंटिंग बहुत तेज हो गई, उसी को हमने बोला प्रिंट रेवोल्यूशन। और इस प्रिंट रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या हुए यूरोप के अंदर, इम्पैक्ट यूरोप में उसके क्या इम्पैक्ट हुए। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में जो है प्रिंट कल्चर की कैसे इम्पैक्ट हुआ। अब हमने अभी तक पढ़ लिया था मार्को पोलो जो है वो चाइना से वापस इटली आता है और वो अपने साथ में वहां से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक लेके आता है और उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को इवॉल्व करता है एक आदमी जिसका नाम है गुटनबर्ग और वो एक प्रेस बनाता है, प्रिंटिंग प्रेस, जो कि हैंड प्रिंट नहीं है और मशीन से बन रही है। उसी को हमने बोला जो है मैकेनिकल प्रिंट मशीन। तो गुटनबर्ग कौन था? गुटनबर्ग एक मर्चेंट का बेटा था। वो एक एग्रीकल्चर स्टेट में जो है वो पैदा हुआ था और वो वहां पे अंगूर की खेती करते थे और अंगूर को वो प्रेस करके उसका जूस निकालते थे वाइन बनाने के लिए। तो उसको प्रेसिंग मशीन से जो है काफी वो जो है वो आइडिया था। तो वाइन और ऑलिव प्रेस उसने देखी हुई थी। बाद में वो गोल्डस्मिथ बन जाता है और वहां पर वो जो है वो छोटे छोटे अक्षरों की, या जब आप देखते हो कोई सोनार है वो कैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिजाइन बना सकता है, तो इसने बाद में सोनार का काम सीखा। तो इन दोनों चीजों की मदद से ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस और उसने जो गोल्डस्मिथ का काम सीखा, इन दोनों को उसने कंबाइन करके एक मशीन बनाई जिससे वो प्रिंट करने लगा। ठीक है। लेटर ही बिकेम गोल्डस्मिथ एंड लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स एंड मोल्डिंग लीड्स इनटू डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स। इसने फिर बाद में डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स क्या, इसने अल्फाबेट्स बनाने स्टार्ट किए और उससे उसने प्रिंटिंग स्टार्ट की। ही यूज्ड हिज नॉलेज टू क्रिएट प्रिंटिंग प्रेस। इसने दो नॉलेज यूज की, एक तो ऑलिव प्रेस की और दूसरी गोल्डस्मिथ वाली, और उसने फिर प्रिंटिंग प्रेस बनाई। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। जो ढांचा तैयार हुआ वो ऑलिव प्रेस का तैयार हुआ। एंड द आर्ट ऑफ मोल्डिंग एंड पॉलिशिंग वाज यूज्ड टू कास्टिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। और इसने जो सोनार का काम सीखा उसने उससे लेटर्स बनाने सीखे। अब वो लेटर्स उस मशीन में डालता था और छाप देता था। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ये मशीन थी, ये ऑलिव प्रेस की मशीन है।
ये ऊपर मशीन है, इसके नीचे एक प्लेट लगी हुई होती है, इस प्लेट में ये ऐसे जो है ये अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट जो इनको चाहिए वो डाल देते थे। अब इसके अंदर एक वर्ड आता है प्लेटन। प्लेटन क्या होता है? प्लेटन कुछ नहीं, एक सरफेस है जिसके अंदर वो अल्फाबेट्स डालते थे और उसको प्रेस करते थे पेपर पे, तो पेपर पे वो अल्फाबेट्स छप जाते थे। ठीक है। इट इज अ लेटर प्रेस प्रिंटिंग। प्लेटन इज बोर्ड विच इज pressed on the back of paper to get impressions from the type. At the time it was used as a wooden board, later it became of steel. शुरुआत में प्लेटन लकड़ी का होता था, बाद में स्टील का हो गया, और स्टील के खांचे के अंदर हम अलग अलग लेटर्स डालते थे जो हमको पेपर पे छापने। तो आपको मान लो ए लिखना है तो आपने ए अल्फाबेट डाल दिया और फिर आपने उसको छाप दिया, फिर बी लिखना है तो ए के साथ बी डाल दिया तो ए बी छप गया उस पर। तो ऐसे ये काम करता था। By 1488 he perfected his system. 1488 आते आते उसने अपनी मशीन को और अच्छा सा बना दिया, और पहली जो बुक उसने प्रिंट की गुटेनबर्ग से वो थी आपकी बाइबल, और 3 साल के अंदर अंदर 180 कॉपीज ऑफ बाइबल छप गई, जो कि उस समय के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो पहली जो बुक छपी मशीन से वो थी बाइबल, और पहले 3 साल में 180 बाइबल्स जो है वो छप गई। न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आर्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। अब ये जो मशीन प्रिंटिंग की बुक्स आ रही है, इसने जो पुराने समय में से जैसे बुक्स बनाई जा रही थी उसको रिप्लेस नहीं किया। क्यों रिप्लेस नहीं किया? क्योंकि जो लिखाई होती थी वो तो मशीन से हो जाती थी, फिर पेपर का जो साइड का हिस्सा बचता था उस पर जो है वो कैलीग्राफर्स अपना आर्ट कर देते थे। तो जो रिच लोग थे उनको हैंड टच भी आ रहा है और मशीन वाला टच भी आ रहा है। प्रिंटेड बुक रिजेंबल्ड लाइक हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज border of printing press were illuminated by hand work। ये जो हम हाथ से सॉरी मशीन से जो किताबें छाप रहे हैं इसमें हाथ वाली फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि जो बॉर्डर वर्क था उस पर हाथ से कलाकारी की जाती थी। पेज ऑफ प्रिंटिंग बुक्स वर लेफ्ट ब्लैंक सो दैट रिच कुड यूज द स्पेस फॉर डेकोरेशन अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। तो रईस लोगों को हैंड प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए था तो खाली बॉर्डर छोड़ते थे ताकि उसको वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सके। By 1450 to 1550 गुटेनबर्ग प्रेस सेटअप इन एंटायर यूरोप। अभी सिर्फ इटली में चल रही थी, अब धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर चलती है। सॉरी, गुटेनबर्ग आपका कहाँ का था? जर्मनी का था। एज प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज, प्रिंट मटेरियल इंक्रीज एंड रीडर्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेस नई नई आने लगी वैसे वैसे नया प्रिंट मटेरियल आने लगा और नए लोग पढ़ने वाले आने लगे। सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी 20 मिलियन कॉपीज प्रिंटेड, और 16th सेंचुरी आते आते 200 मिलियन प्रिंटेड हो गई। तो इसमें बहुत तेजी से ये जो है प्रिंटेड मटेरियल में तेजी आई। ये जो प्रिंटेड मटेरियल में बहुत तेजी से जो मटेरियल छापा जा रहा था, इसी को हमने बोला प्रिंट रेवोल्यूशन। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंट टू मैकेनिकल प्रिंट लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। तो जो ये शिफ्ट हुआ इसी को हमने बोला प्रिंट रेवोल्यूशन। पहले हाथ से छपता था तो कम छपता था, फिर ये मशीन से छपा तो बहुत तेजी से छपने लगा, तो ये बहुत तेजी से जो छप रहा है इसी को हमने बोला प्रिंट रेवोल्यूशन। अब ये आपके सामने एक बाइबल का पेज है जो गुटेनबर्ग का पहला छपा था। अब ये जो लिखा हुआ जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये जितना भी लिखा हुआ है ये तो मशीन से लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जो इसमें ये कैलीग्राफी देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये जो है छोड़ दिया जाता था ताकि जो हाथ से ड्राइंग कर सके। तो इसमें दोनों की टच आ रही है, मशीन वाली भी आ रही है और हाथ से भी आ रही है, ताकि जो रिच लोग थे वो भी इसको जो है वो एक्सेप्ट करे, इग्नोर नहीं करे। ठीक है। अब ये जो रिवोल्यूशन आया इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अच्छा, ये जो एक प्रेस जो है उसका एक जो है वो फोटो बता रखा है कि उस समय प्रेस कैसे काम करती थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पेपर पे छाप रहा है, ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन है, यहाँ पर ये अल्फाबेट्स डाल रहे हैं और ऐसे जो है किताबें छपती थी। इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए। कंपोजिटर क्या होता है? अ पर्सन हु कंपोज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। फिर इसमें गैली क्या होता है? मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड टेक्स्ट आर कंपोज्ड। तो ये आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो देखो ये कंपोजिटर लिखा हुआ है और ये गैली लिखा हुआ है, तो इन दोनों वर्ड के मतलब क्या है एक एक जो है वो आपके एमसीक्यू के अंदर ये आ सकता है। अब ये प्रिंट रिवोल्यूशन के कारण जो है वो क्या चेंजेस आए, तो प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इस इम्पैक्ट हम इस क्लास में देखेंगे। तो न्यू रीडिंग पब्लिक, जैसे जैसे मटेरियल इंक्रीज हुआ वैसे वैसे नए लोग जो है पढ़ने वाले आने लगे, क्योंकि किताबें सस्ती हो गई, तो अब जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो भी अफोर्ड कर पा रहा है। बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन रीडिंग वॉज ओनली फॉर एलीट पीपल, रिच एक्टिविटी। बिकॉज जब प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं आया था तो पढ़ने का काम सिर्फ रईस लोगों का था। क्यों था? क्योंकि वही लिटरेट थे एंड वो रिच थे, तो वो बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे।
प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले पढ़ाई सिर्फ या किताबें पढ़ कौन रहा है, रईस लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वही लिटरेट है और वही किताबें अफोर्ड कर सकते हैं। रीडिंग वॉज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ कॉमन पीपल, पुअर पीपल, बिकॉज जो आम आदमी है उसके लिए रीडिंग कोई एक्टिविटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो ज्यादातर इलिटरेट थे, वो पुअर थे, तो वो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दे फॉलोड ओरल कल्चर, तो वो सीखते कैसे थे? ओरल करते थे, किसी ने सुना दिया तो वो याद रख लिया, पढ़ने का जो है वो काम नहीं था। प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड, जो पढ़ सकता था वो चिल्ला चिल्ला के बोलता था, सामने वाले सुनते थे। आज भी आप गाँव में जाओगे तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है जोर जोर से बोल के, जो नहीं पढ़ सकता है वो उसको सुन के जो है वो ज्ञान ले लेता है कि आज जो है वो न्यूज में क्या क्या आया है। ड्यूरिंग प्रिंट रेवोल्यूशन, लेकिन जब प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ तब क्या हुआ? जो बुक्स थी उनकी प्राइजेस कम हो गई। कॉमन पीपल नाउ कुड इजीली अफोर्ड बुक्स, तो प्राइजेस कम हुई तो कॉमन लोग अफोर्ड कर पा रहे, बट मोस्ट ऑफ देम वर स्टिल इलिटरेट सो दे डिडंट बॉट बुक्स। लेकिन ज्यादातर अभी भी इलिटरेट थे तो उन्होंने बुक्स नहीं खरीदी। तो क्या किया, जो प्रेस वाले थे उन्होंने बुक्स के अंदर फोटोज डालनी स्टार्ट की, तो जो कम पढ़ा लिखा वो फोटो देख के मीनिंग समझ जाता था। तो बुक पब्लिशर स्टार्टेड पब्लिशिंग बुक्स विच वर इलिस्ट्रेटेड बाय पिक्चर्स, तो पिक्चर्स डालनी स्टार्ट की। नाउ कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड दीज बुक्स इवन व्हेन दे वर इलिटरेट, नंबर ऑफ रीडिंग पब्लिक इंक्रीज। तो प्रिंट रेवोल्यूशन से जो है वो पढ़ने वाली जो जनता थी वो बढ़ गई। रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, अब जो चर्च के लोग थे जो पढ़ते थे वो देख रहे हैं कि यार अब ये पढ़ने वाला सामान सस्ता हो गया तो अब हर कोई पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा क्या लिखा हुआ बाइबल में तो वो हम पे क्वेश्चन मार्क करेगा। तो उनको ये कहीं ना कहीं डर था और ऐसा हुआ भी। सम पीपल वर ऑल्सो फियर ऑफ प्रिंट, कौन फियर प्रिंट में थे? जैसे एरिस्टोक्रेट थे, जो आपके क्लर्जी थे, वो प्रिंट से डरते थे। They feared that if there were no control over what was printed, then rebellious and irreligious thought might spread. उनको लगता था अगर कोई कंट्रोल नहीं किया तो जो है हमारे रिलीजन के खिलाफ जो है या हमारी अथॉरिटी के खिलाफ लोग पढ़ के बोलना स्टार्ट करेंगे, और ऐसा हुआ। 1517 में एक आदमी है मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्मर है। उसने एक किताब लिखी 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एंड चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। मार्टिन लूथर किंग ने एक बाइबल पढ़ी और उसमें बाइबल पे बहुत सारे जो है अपनी टिप्पणियां करी कि ये सही नहीं है, और उसने जो बुक लिखी वो 95 थीसिस थी, और चर्च के लोगों को बोला कि अगर आपको लगता है मैंने गलत बोला तो आओ और मेरे साथ डिबेट करो। तो जो मार्टिन लूथर किंग ने जो 95 थीसिस लिखी ये लोगों तक भी पहुंची, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल इजी अवेलेबल था, लोग पढ़ रहे थे। मैनी पीपल स्टार्टेड रीडिंग हिज राइटिंग एंड सपोर्ट हिम, बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए। दिस लेड टू डिविजन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अब क्या हुआ ना, जो मार्टिन लूथर किंग के जो सपोर्टर्स थे वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो सारी बातें फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको वो हो गए आपके प्रोटेस्टेंट्स, और जो ओल्ड धड़े वाले थे वो थे कैथोलिक्स। तो इस प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण क्रिश्चियनिटी के दो हिस्से हो गए, एक बन गए कैथोलिक्स, एक बन गए प्रोटेस्टेंट्स। तो जो नए आइडियाज को मान रहे थे वो थे प्रोटेस्टेंट, जो पुराने थे वो थे कैथोलिक्स। मार्टिन लूथर किंग ने प्रिंट के बारे में क्या बोला? प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये आपके 1 नंबर के एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि ये किसने बोला। ठीक है, अब मार्टिन लूथर किंग ने तो सही पढ़ के सही उसका जो है वो ट्रांसलेशन किया, लेकिन कुछ ऐसे अनाड़ी आदमी थे जो किताबें पढ़ते थे और उसका गलत मतलब निकाल के, और वो भी जो है वो चर्च से बोल रहे आओ हमसे डिबेट करो। Simulated many distinctive individual interpretation of faith even among the little educated working people. बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी पढ़ के अपने अपने मतलब निकालने स्टार्ट किए। ऐसे ही एक आदमी था मिशिक्यू, ठीक है, ये इटली का मिलर था। He began to read books that were available in his locality. वो जो लोकेलिटी में बुक्स था वो पढ़ता था। He reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that encouraged Roman कैथोलिक चर्च। उसने भी मार्टिन लूथर किंग के जैसे बाइबल पढ़ी और अपना मतलब निकाल लिया, जो कि उसने गलत निकाला। When Roman Church began its inquisition to repress the hierarchical idea, Minutio was hauled up twice and ultimately executed. मिनुष्य को बुलाया गया कि तूने ऐसा क्यों लिखा, सही नहीं लिखा, और फिर बाद में उसको वार्निंग दी और वो फिर भी नहीं माना, तो फिर बाद में उसको मरवा दिया गया। Roman Catholic Church realized that it was necessary to impose serve control on publisher what should be printed and what should not be printed. तो जो कैथोलिक चर्च वाले थे उनको ये आइडिया आ गया कि यार ऐसे तो हर कोई पढ़ के कुछ भी लिखता रहेगा,
तो उन लोगों को लगा कि अब हमको जो जो पब्लिशर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि आप क्या पब्लिश कर सकते हो, क्या पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो पहली बार सेंसरशिप आई प्रेस के अंदर। 1558 चर्च बिगेन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, इसी को आप सेंसरशिप बोलते हो। उन्होंने बोल दिया कि कौन सी बुक्स आप छाप सकते हो, कौन सी बुक आप नहीं छाप सकते। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने जो है वो गुटेनबर्ग का पढ़ा, गुटेनबर्ग की मशीन के बारे में पढ़ा, फिर उस मशीन की वजह से जो है वो प्रिंट रिवॉल्यूशन आता है आपका, और उस प्रिंट रिवॉल्यूशन के जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन के क्या इम्पैक्ट आए वो हमने देखा। तो इम्पैक्ट क्या, एक तो क्रिश्चियनिटी के 2 धड़े हो गए, दूसरा सेंसरशिप आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा फ्राइडे को शाम 4 बजे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, नेक्स्ट लेक्चर हमारा 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम जो है यूरोप के और इम्पैक्ट देखेंगे, और फिर इंडियन इम्पैक्ट भी देखेंगे कि प्रिंट कल्चर की शुरुआत और इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास फ्राइडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।